हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम आज पढ़ने जा रहे हैं हमारा सेकंड मैथमेटिकल टूल यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है बेटा, इसके अंदर हम तीन चीजें पढ़ेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन यानी कि एचपी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एपी। या 9th-10th क्लास में पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी क्या होती है। तो एपी की पहचान कैसे है? अगर आपको कोई भी सीक्वेंस गिवन है तो उसमें उसको कैसे पहचानेंगे कि वो एपी है, जीपी है या एचपी है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो देखिए, हमने लिखा है आपका कॉमन डिफरेंस से। कहता है कि जिस सीक्वेंस के अंदर कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो, ठीक है, उस सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे? एपी। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सीक्वेंस दी है 1 3 5 7 9 11 13। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखेंगे। देखो, 3 में से एक को घटाएंगे। जब 3 में से एक को घटाएंगे तो डिफरेंस कितना है? 2। फिर इसी प्रकार 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितना डिफरेंस? 2। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2। 9 से 7 घटाएंगे तो भी 2। 11 में से 9 घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस 2। तो हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 2 और 2। तो यानी कि जो सीक्वेंस है कैसे है हमारी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी। फिर बात आती है कि इसको जनरली कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म क्या है एपी की। तो देखो, हमने फर्स्ट टर्म मान ली ए। अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म होगी ए प्लस डी। यानी कि देखो, यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस कितना आया है? ठीक है, इन दोनों डिफरेंस कितना आया है? डी। फिर नेक्स्ट टर्म मान ली ए प्लस 2डी। जब ए प्लस 2डी में से ए प्लस डी घटाएंगे तो भी कॉमन डिफरेंस कितना होगा? डी। ठीक है, फिर नेक्स्ट टर्म क्या मान ली? ए प्लस 3डी। ठीक है, अब ए प्लस 3डी में से ए प्लस 2डी घटाएंगे तो भी डिफरेंस कितना आ जाएगा? डी। ठीक है, यहां पर हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? डी। तो देखो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में डी कितनी बार आया है? 0 बार। सेकंड टर्म में डी कितने बार आया है? 1 बार। थर्ड टर्म में डी कितनी बार आया है? 2 बार। फोर्थ टर्म में डी कितनी बार आया है? 3 बार। यानी कि जो टर्म है, ठीक है, उस टर्म से एक कम डी वहां पर होगा। तो nth टर्म में कितने डी होंगे? n-1। तो हमारी nth टर्म क्या होगी? a प्लस n-1 इंटू में डी। आप देखो, यहां पर हर जगह कॉमन डिफरेंस कितना है? डी डी डी। हर जगह डी होगा पूरी की पूरी सीक्वेंस के अंदर। तो ये सीक्वेंस किसमें है? एपी में। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको क्या कर दिया कि सर ये एपी की क्या है? जनरल फॉर्म। सिंपली क्या लिखा? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। यानी कि हर जगह एक एक डी बढ़ाते चले गए और nth टर्म क्या आ गई? ए प्लस n-1 इंटू में डी। देखो, यहाँ पर इसलिए हमने लिखा है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म आपकी क्या है? ए। कॉमन डिफरेंस कितना है? हर जगह बताया था अभी डी। ठीक है, nth टर्म क्या होगी? ए प्लस n-1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। कई बार हम नंबर ऑफ टर्म निकालेंगे कि nth टर्म कौन सी आई है, ठीक है, या nth टर्म क्या होगी, तो वो इस फॉर्मूले से निकलेगी। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो तो भी इसका यूज करेंगे और nth टर्म की वैल्यू निकालनी हो तो भी इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसलिए इस फॉर्मूले को याद कर लें। ओके, फिर अगर अपने को n टर्म्स का सम लेना है, ठीक है, तो उसके लिए सम का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमने यहां पर लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एपी। एपी की पहली n टर्म्स का सम किसके इक्वल होगा? हमने एपी के n टर्म्स के सम को Sn से लिख दिया है। तो Sn किसके इक्वल आया है? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यानी कि इस फॉर्मूले की हेल्प से एपी के जो फर्स्ट n टर्म्स होंगे उनका हम सम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये फॉर्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। फिर इसके बाद एक फॉर्मूला और आता है बेटा, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है? Sn इक्वल टू में n/2 इंटू a प्लस l। ठीक है, ये यहां पर l क्या है? यहां पर l से मतलब है लास्ट टर्म। ठीक है, l क्या है? लास्ट टर्म। a क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म पता है, आपको लास्ट टर्म पता है, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से भी आप फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, फिर आगे हमने लिखा है इफ a b एंड c आर इन एपी। अगर आपके पास कोई 3 नंबर है, फॉर एग्जाम्पल अभी 3 नंबर मान लिए a b और c, अगर ये तीनों नंबर एपी में है तो उस टाइम पर क्या होगा? तो आपको पता है, अगर जब कोई भी 3 नंबर एपी में होंगे तो उन सबका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। यानी कि b में से अगर a को घटा देंगे, यानी कि b और a का सब्ट्रैक्शन किसके इक्वल होगा? c और b के सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस के इक्वल होगा। यानी कि b माइनस a किसके इक्वल होना चाहिए? c माइनस b। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा? b माइनस a इक्वल टू c माइनस b। फिर इस b को उठा के हम क्या आगे इधर ले आए, इधर माइनस का था
जब राइट से लेफ्ट लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो b प्लस बी कितना हो गया 2b। और इस a को उठा के लेफ्ट से राइट ले गए, इधर माइनस का 2 गया तो किसका हो गया प्लस का, क्या आ गया इधर a प्लस सी। फिर इस 2 को उठा के उधर ले गए, क्या बन गया b इक्वल टू में a प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये जो फॉर्मूला आया हमारे पास इसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। यानी कि जब किसी भी एपी का आपको अरिथमेटिक मीन निकालना हो क्या करेंगे आप, ठीक है, दो टर्म्स का सम लेंगे उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई 3 नंबर एपी में है तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, उनका क्या आ जाएगा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। ठीक है बेटा, फिर इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, व्हेनेवर वी हैव टू कंसीडर 3 नंबर्स इन एपी। अगर हमें एपी में 3 नंबर कंसीडर करने हो, मानने हो, whose sum is given to us, जिनका जोड़ आपको दिया गया हो, देन नंबर्स आर a माइनस बी a प्लस बी। तो उस टाइम पर 3 नंबर कौन से होंगे, a माइनस बी a और a प्लस बी। देखिए अगर आपको किन्हीं 3 नंबर्स का सम गिवन हो जो कि एपी में है और वो 3 नंबर आपको कंसीडर करने हैं, तो आप क्या मानेंगे बेटा, a माइनस बी डी a और a प्लस डी। ऐसा हमने क्यों किया, देखो हम ऐसा भी कर सकते थे a प्लस डी a प्लस 2d, लेकिन ये इसलिए किया कि अगर जब इनको सॉल्व करें तो d से d कट जाए, है ना। अगर आपको 3 नंबर का इन तीनों नंबर का सम लेना हो तो आप कैसे करेंगे, a माइनस डी प्लस a प्लस डी, तो ये माइनस का डी प्लस डी से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 3a, और 3a और किसके इक्वल होगा, सम के इक्वल। ठीक है, तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने नंबर को ऐसा माना है, अदरवाइज हम कुछ भी मान सकते हैं, समझे। फिर आगे बात आती है बेटा, अगर आपको एक में 4 नंबर मानने हो इसी तरह से, तो आप क्या करेंगे, अगर 4 नंबर का सम आपको गिवन है और आपसे पूछे गए कि वो नंबर्स कौन से होंगे, तो उसके लिए आपको क्या कंसीडर करना होगा, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d। ठीक है, ये भी हमने इस तरह से यूं ही कंसीडर किए हैं, किसके लिए, आसानी के लिए या फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, जब इसको भी आप जोड़ेंगे तो ये सारे डी से डी कट जाएंगे, यानी कि 4 नंबर को आप 4 नंबर का सम लेते हो तो डी वाले टर्म एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आसानी के लिए हम ऐसे नंबर्स लेते हैं। और यहाँ पर अगर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का था, डी का, इधर भी कितने का था, डी का। उसी प्रकार जब इस टर्म में से ये टर्म घटाओगे कॉमन डिफरेंस आएगा 2d, फिर इस टर्म में से ये टर्म घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2d। इसी प्रकार इस टर्म में से अगर ये टर्म घटाओगे तो भी कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 2d। ठीक है, तो इस तरह से आपको 4 नंबर कंसीडर करने होंगे अगर आपको 4 नंबर का सम गिवन है तो। ठीक है बेटा, आई थिंक समझ आ रहा होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज क्या है इसके बारे में। सबसे पहला फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। अगर आपको पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो पहले n नेचुरल नंबर के सम को रिप्रेजेंट किससे किया है, समेशन ऑफ n से। कैसे निकालते हैं, जनरली हम क्या करते हैं, सभी टर्म का क्या करते हैं, हम सम करते हैं, जैसे कि हमने लिखा है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 अप टू n। ठीक है, लेकिन अगर फॉर्मूला अगर देखें जिससे इस फॉर्मूले को, क्योंकि इस मेथड से निकालने में बहुत लंबा हो जाता है, सिंपल फॉर्मूला ऐसा बताएं जिससे ये निकल सकता है। तो फॉर्मूला क्या होगा इसका, n/2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, नंबर ऑफ टर्म्स पुट करो, n की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा आपका, उन n नेचुरल नंबर का सम आ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि जो सीक्वेंस है ना सर, वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, 1 से। ठीक है, ये तीनों के तीनों फॉर्मूला तभी पॉसिबल है जब आपकी सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रही हो। बाई चांस किसी सीक्वेंस में जैसे 1 2 3 4 गायब है, सीक्वेंस कहां से स्टार्ट हो रही है, 5 से, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पर आप क्या करेंगे कि आपको निकालना हो पहले 15 नेचुरल नंबर का सीक्वेंस दे रखिए आपको 5 से 15, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 2 3 4 ऐड कर देंगे और 1 2 3 4 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे जहां पर अगर आप सीक्वेंस 1 से स्टार्ट नहीं होती है तो। ओके, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अगर पहले n नेचुरल नंबर का सम ले लिया है, सॉरी पहले n नेचुरल नंबर का स्क्वायर ले लिया जाए और उस स्क्वायर को हम क्या करें, ऐड करें, तो उसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं, तो इसलिए हमने लिखा है समेशन ऑफ n स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर। इसको फिर कैसे निकाल सकते हैं, इस सम को n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। n यहाँ पर भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, अगर यहाँ पर भी वही बात बेटा, अगर मान लिया आपको 1 2 3 गायब है, हो सकता है आपकी सीक्वेंस 4 के स्क्वायर से स्टार्ट हो रही हो, तो आप क्या करेंगे,
वाई 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर पहले ऐड करेंगे, फिर बाद में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसको सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर हम क्यूब की बात करें, मान लिया पहले n नेचुरल नंबर का क्यूब गिवन है आपको, उसका सम निकालना तो कैसे निकालेंगे, समेशन ऑफ n क्यूब इक्वल टू में 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब अप टू n क्यूब, इसके तो होगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको n नेचुरल नंबर दिए गए हैं, उसके ऊपर क्यूब गिवन है, तो उसका सम निकालने का तरीका यही है, क्या करेंगे, इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। अगर पहले n नेचुरल नंबर का निकालना हो तो ये फॉर्मूला, n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और n नेचुरल नंबर के क्यूब का निकालना हो तो ये वाला फॉर्मूला, और तीनों के अंदर कंडीशन वही, सीक्वेंस का से होना चाहिए 1 से। तो फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये चीज बार बार रिपीट किए बेटा। ठीक है, अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ फॉर्मूला थे, यहां पर ही फॉर्मूला आए कैसे, क्या सिस्टम है, हम एक्चुअली मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम वही चीजें पढ़ रहे हैं जो हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक दो इस पर एग्जांपल देखते हैं सिंपल से। तो देखिए बेटा, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस अप टू 64 है ना। ये आपको एक सीक्वेंस गिवन है, आपको इसका सम निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहले देखेंगे हम सबसे पहली टर्म कौन सी है आपकी, क्या फर्स्ट टर्म आपकी 4, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 4, सिंपल सी बात है। कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, उसके बाद कितना है 8 माइनस 4, यानी कि 8 में से 4 घटाएंगे तो आंसर कितना है 4, 12 में से 8 घटाएंगे तो फिर से 4, 16 में से 12 घटाएंगे तो फिर से 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है, d की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, आपको इनका सम निकालना है, लेकिन अगर हम सम निकालने का फॉर्मूला देखें इसका, तो सम निकालने का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू में n/2 इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक फॉर्मूला देखिए बेटा, अपने को क्या पता होना चाहिए इस फॉर्मूले के अनुसार, नंबर ऑफ टर्म्स, a क्या है फर्स्ट टर्म वो हमें पता है, d क्या है कॉमन डिफरेंस ये भी हमें पता है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स अपने को यहां पर भी नहीं पता। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का, एपी का, वो क्या है, ठीक है, वो होता है n/2 इंटू में a प्लस में n। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले हमें पीछे लिखे हैं अभी, एक इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं हम। तो जब इस फॉर्मूले की हेल्प से निकालेंगे तो आपको पता है l क्या है लास्ट टर्म, a क्या फर्स्ट टर्म, लेकिन n फिर से क्या है नंबर ऑफ टर्म्स। अब नंबर ऑफ टर्म्स तो नहीं पता चल रहा, क्योंकि 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस अप टू 64, तो अपने को हम ये निकालेंगे कि nth टर्म कौन सी होगी, nth टर्म की वैल्यू नहीं, वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 64, nth टर्म की वैल्यू तो हमें पता है 64, लेकिन nth टर्म होगी कौन सी, यानी कि ये 5वीं टर्म है, 10वीं टर्म है, 15वीं टर्म है, वो चीज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था हमने, Tn, और ये क्या था a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, हमारी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता था, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, यहां से आपने को n की वैल्यू निकालनी है, Tnth गिवन है, nth टर्म की वैल्यू गिवन है, Tnth का मतलब है वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो वो फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा, Tnth इज इक्वल टू में a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। a की वैल्यू, अच्छा Tnth देखो कितना बेटा 64, तो 64 रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 4 रख दिया, प्लस में n निकालना है तो n माइनस 1 एज इट इज, d की वैल्यू फिर से पता है, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना है 4, पुट कर दो यहाँ पे, कर दिया। अब देखो क्या करें, अब इस 4 को मैं अगर इधर ले आऊं तो देखो इधर प्लस का इधर आके किसका आ जाएगा माइनस का, 64 माइनस 4 इक्वल टू में n माइनस 1 इंटू में 4, 64 माइनस 4 यानी कि 60। अब 4 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4n माइनस 4। ठीक है, इस 4 को फिर राइट से लेफ्ट उठा के लाएंगे, माइनस का था प्लस का हो जाएगा, क्या बचेगा 64, फिर से क्योंकि 60 है 4 इधर आ गया, तो 64 इक्वल टू में 4n, तो n की वैल्यू क्या आ गई बेटा आपकी, इस 4 को इधर ले आओ, डिवाइड में आएगा, तो n क्या आ गया 64/4, यानी कि डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा 4 × 4 2, 4 6 24, तो 16th टर्म आ गई। कौन सी टर्म है ये 16th, 16वीं टर्म है। तो सम निकालो क्या होगा, तो सम निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला ये भी लगा सकते हैं, ये भी जो मन करे लगाओ, ये लगा देते हैं, क्योंकि अपने को लास्ट टर्म की वैल्यू पता है, तो उसमें कैलकुलेशन भी लंबी हो जाएगी। जब ये लगाएंगे तो क्या होगा Sn इक्वल टू में n/2 इंटू में a प्लस में l। ठीक है, n की वैल्यू कौन सी बेटा 16, 16, तो क्या करें 16/2 इंटू में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 4, पुट कर दो यहां पर, और लास्ट टर्म कितनी है 64, l की वैल्यू कितनी है 64, पुट करेंगे क्या आ जाएगा, तो 2 8 16 8 आ गया, अंदर क्या आया 4 प्लस 64 68। ठीक है, सोल्व करो बेटा, क्या आएगा 8 8 64 6।
8 से 48 और 6 54 544, ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हम एफटी को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो देखिए बेटा हमारा सेकंड एग्जाम्पल क्या है, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 10 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा। यानी कि ये आपको कुछ टर्म्स गिवन है, आपको कुछ नेचुरल नंबर गिवन है और प्रत्येक नेचुरल नंबर का क्या गिवन है, स्क्वायर है ना, और इनका सम निकालना है आपको। तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको पता है ए फर्स्ट टर्म क्या आपकी 1 का स्क्वायर, यानी कि सिंपली क्या कह सकते हैं 1। फिर चेक करेंगे कॉमन डिफरेंस, पहले तो देखेंगे ना एपी है कि नहीं। तो 2 का स्क्वायर, पहले टर्म 1 का स्क्वायर, फिर क्या है दूसरा 2 का स्क्वायर, यानी कितना डिफरेंस है 2 माइनस 1 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस इधर कितना हुआ 1, इधर भी कितना हुआ 3 में से 2 गया 1, है ना। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 1, और लास्ट टर्म आपको दिख रही है क्या है 10 का स्क्वायर, यानी कि 10। ठीक है, ओके बेटा। लेकिन अपने को पता है कि अगर अपने को आपको n नेचुरल नंबर गिवन है और उन सबका स्क्वायर गिवन है, तो उसका सम किससे निकालेंगे। क्या फॉर्मूला आता था हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो अपने को n चाहिए, n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन में तो हमको मैंने एग्जांपल कॉमन सेंस का यूज कर सकते हैं, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 टर्म होगी। लेकिन बाई चांस निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे भाई, tnth निकालने का फॉर्मूला क्या कहता था आपका, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tnth की वैल्यू कितनी है 10, a की वैल्यू कितनी है 1, प्लस में n माइनस 1 निकालना ही है, d की वैल्यू कितनी है 1। जब इस 1 को उठा के इधर लाओ, इधर प्लस का a 1, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 1 9 किसके कौन हो गया n माइनस 1। इसमें अंदर 1 को मल्टीप्लाई कर दो तो भी n माइनस 1 ही रहेगा। फिर इस माइनस 1 को इधर ले आओ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्योंकि इधर 9 प्लस का था, एक माइनस का 1 इधर था, राइट से लेफ्ट में लेके आओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया 10। n की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम सम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सम क्या होगा तुम्हारा, देखो समेशन ऑफ n स्क्वायर लिख सकता हूं मैं इसको, किसके इक्वल होगा, n की वैल्यू कितनी है 10, फिर क्या होगा 10 प्लस 1 इंटू में 2 इंटू 10 यानी कि 20 प्लस 1 अपॉन 6। सोल्व करो बेटा, क्या गया 10 इंटू में 11 इंटू में 21, क्योंकि 20 प्लस 1 21 अपॉन में 6। जब सोल्व करेंगे बेटा तो देखो 21 को 11 से मल्टीप्लाई करें, तो 21 को जब 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 21, और फिर नीचे फिर से 21। ठीक है, क्या आ गया 231। फिर 10 से करेंगे तो क्या आ गया बेटा 23 10 बाई 6 ना, 23 10 बटे में 6। अब इसको सोल्व करो, काटो इसको, देखो 6 की 18, कितने बच रहे 5, फिर आगे 1 है, कितने हो गए 51, 6 8 जा 48, है ना, कितने बच गए 3 और एक 0 आगे हो रहा है, 6 5 जा 3, यानी कितना आंसर आ गया बेटा इसका 385। तो इस तरह से अगर आपको कोई सीक्वेंस गिवन है तो उसका रिजल्ट आप निकाल सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है, 5 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस नॉट ऑफ 20 का क्यूब। ठीक है, इन सब टर्म्स का सम निकालना है आपको। तो दिख रहा है आपको, देखो ये 5 का 6 का 7 का फिर ऐसे 8 का 9 का सब आएगा बीच में, तो वो दिख रहा है सर क्या निकालना है अपने को, जरा सोचो कि सर नेचुरल नंबर्स गिवन है, उन सब का क्यूब गिवन है, उसका सम करना है। तो इसको अभी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन और देखिए, फोर्थ क्वेश्चन जो आपको खुद से करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। पहले 50 नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है, यानी कि 1 2 3 4 5 यानी कि 50 तक, यानी कि 1 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का जोड़ निकालना है। तो इसको कैसे करेंगे भाई, हमारा जो फर्स्ट फॉर्मूला था उधर n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से, है ना, वो फॉर्मूला लगेगा, तो आप खुद कर सकते हैं, इसको सुन करके देखना। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन करते हैं पहले। बेटा बैठा रहा हूं फोर्थ को मैं, थर्ड देखिए क्या कहता है। हमने क्या कहा बेटा, अगर मान लो आपको ऐसे टर्म नेचुरल नंबर का सम गिवन है और आपको पहले कुछ टर्म्स गिवन नहीं है, तो उनको क्या करोगे आप, पहले वो टर्म्स ऐड करेंगे और उतना ही वैल्यूज में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखो जरा इसको। अब आपको दिख रहा है 1 का क्यूब नहीं पता, 2 का क्यूब नहीं गिवन, 3 का क्यूब गिवन नहीं, 4 का क्यूब नहीं, तो क्या कर सकते हैं इसको, 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस में 6 का क्यूब, ऐसे करते करते कहां तक 20 का क्यूब। ठीक है, प्लस 20 का क्यूब,
फिर इसके बाद हमने क्या कहा था सर 1 से 4 का क्यूब जोड़ना है, 1 से 4 का जो क्यूब आपको घटा देना है, यानी कि -1 का क्यूब, -2 का क्यूब, -3 का क्यूब, -4 का क्यूब। ठीक है, आंसर निकालेंगे। तो देखिए क्या कुछ फर्क पड़ा? नहीं, इतना ही सर इतना ही क्यूब जोड़ दिया, इतना ही क्यूब घटा दिया, तो इक्वेशन तो वही बैलेंस रही, लेकिन अपने को सोल्व करने में इजी हो जाएगा। तो पहले देखो इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा, एक पार्ट ये बन जाएगा आपका, दूसरा पार्ट ये बन जाएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसे में लिख सकते हो 1 का क्यूब प्लस में 2 का क्यूब प्लस में 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब। ठीक है, फिर माइनस हो ना, माइनस बाहर निकाल दिया, तो 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। ठीक है, ओके। अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, तो देखो एक सीक्वेंस तो हम यहां से ले लेंगे और दूसरी सीक्वेंस यहां से यहां तक ले लेंगे। तो यहां पर दिख रहा आपको एन कितना, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, निकालने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस का यूज करेंगे। 1 का क्यूब, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, सब का क्यूब करते चले जाओ अप टू 20, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 20। अंडरस्टूड है ये बात? 20। ओके, ए कितना बेटा 1। कॉमन डिफरेंस कितना है भाई, 2 में से गया 1, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, यानी कि डी की वैल्यू भी कितनी है 1। ठीक है, और आपको लास्ट टर्म भी पता है कितनी है 20। चलिए अब पहले इस पार्ट पे हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो समेशन ऑफ एन क्यूब किसके इक्वल था याद करो, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने को एक पार्ट आगे और गिवन है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, यानी कि यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स इस सीक्वेंस के लिए n की वैल्यू कितनी है 4, a कितना है 1, d कितना है 1, सारी चीजें सेम है, बस ना n की वैल्यू अलग है तो इधर माइनस लगा दें। इसको दोनों पार्ट्स में साथ साथ सोल्व करता हो चलना बेटा। इसके लिए फॉर्मूला वही लगेगा n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब यहां पर n किसके लिए कौन सा पुट करेंगे, ये वाला, और ये देखो माइनस के बाद की टर्म है, यानी कि n इसके लिए पुट करेंगे, पुट करो क्या हो जाएगा समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू समेशन ऑफ n की वैल्यू कितनी बेटा इधर 20 इंटू में 20 प्लस 1 यानी कि 21 बाई 2 माइनस ऑफ इधर n कितना है इस पार्ट के लिए 4, तो 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 5 बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर। इधर हम काट सकते हैं इसको, देखो 2 से 20 उड़ा दिया, हम 10 आ गया सर। ठीक है, इधर भी स्क्वायर था, तो क्या बन गया समेशन ऑफ n क्यूब इज इक्वल टू में 20 इंटू 10 210 पूरे का स्क्वायर माइनस, ये इधर भी काट दो ऐसे ही, 5 दूनी सॉरी 2 दूनी 4 कटेगा 2 पे, 5 दूनी 10, क्या बन गया बेटा 10 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो, जब 210 का स्क्वायर निकाले तो क्या करें 210 को 210 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 0 फिर 1 से करो 0 1 2 फिर 2 क्रॉस फिर करो 2 से 0 2 2 2 2 4, यहाँ पे बेटा 44,100। ठीक है, ये आ गया 210 का स्क्वायर, तो करो इधर 44,100 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो घटा देंगे कितना आ गया बेटा आंसर 44,000। तो इस पूरी सीक्वेंस का आंसर कितना होगा 44,000। ठीक है, तो इस तरह से आप एपी को सोल्व करेंगे। यह था हमारा एपी। इसके बाद हम देखते हैं कि जीपी क्या होती है, एचपी क्या होती है। ठीक है बेटा, चले देखिए। ओके, अब बारी आती है जीपी की, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को जैसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी लिखते थे, उसी तरह से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम जीपी लिखेंगे। ये चीजें आप 9th में नहीं पढ़ के आए हैं, ये आप 11th में पढ़ेंगे आपके मैथमेटिक्स में, लेकिन यहाँ पर हम उतना काम करते हैं जितना अपने फिजिक्स में काम होता है, जैसा कि मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूँ कई बार। ओके, तो देखिए बेटा जीपी की पहचान क्या होती है। तो जैसे एपी के अंदर कॉमन डिफरेंस देखते थे, कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए, उसी तरह से जीपी के अंदर कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस सेम होता है, उसी तरह से जीपी में कॉमन रेशियो सेम होगा, है ना। ये बात ध्यान रखिए आपको कि उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल देखते हैं। हमने मान लिया सीक्वेंस आपके पास कोई भी 1 2 4 8 16 32 एंड सो ऐसे बढ़ाते चले जाओ। रेशियो देखेंगे बेटा, हम क्या करेंगे 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो देखो कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 2। इसी प्रकार फिर 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 2। फिर देखो 8 को हम कितने से डिवाइड कर रहे हैं 4 से, आंसर कितना आ रहा है 2। इसी प्रकार 16 को डिवाइड करेंगे 8 से, आंसर कितना आएगा 2।
इसी प्रकार 32 को डिवाइड करेंगे किससे 16 से, तो आंसर कितना आएगा 2। तो देखो यहाँ पर हर जगह जो रेशियो है 2 2 2 2 2, यानी कि सर जो सीक्वेंस है वो किसमें है, जीपी में, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, तो अपने को पता चल गया सर कि कोई भी सीक्वेंस जीपी में तब कहलाएगी जब उसका कॉमन रेशियो क्या हो, सेम। कॉमन डिफरेंस एपी के लिए, कॉमन रेशियो किसके लिए, जीपी के लिए। जब कॉमन रेशियो सेम है तो वो जीपी कहलाएगी। तो इसकी जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे, जनरल फॉर्म लिख दी हमने ए इंटू आर की पावर 2, ए इंटू आर की पावर 3, ए इंटू आर की पावर 4 एंड अप टू ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। देख ठीक है, यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस अगर चेक करें, सॉरी कॉमन रेशियो देखें अगर, तो वो क्या है, इधर तुम ए आर को ए से डिवाइड करो, आंसर कितना आएगा आर। ठीक है, क्योंकि ए से ए कट जाएगा। फिर इसी तरह से ए आर स्क्वायर को ए आर से भाग करो, ए से कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, कॉमन रेशियो फिर से आ रहा है। ठीक है, ओके। इसी प्रकार ए आर क्यूब को ए आर क्यूब से करोगे तो भी आंसर आ आएगा। करते करते देखो हर जगह जो कॉमन रेशियो है वो इधर आर आर और आर, कॉमन रेशियो हर जगह क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है ए, इसके साथ आर कितनी बार आया है, 0 बार, यानी कि एक बार कम। ओके, दूसरी बार टर्म देखो, दूसरी टर्म क्या है, ए इंटू आर, सेकेंड टर्म है और आर कितनी बार आया है, केवल एक बार, यानी कि आर इधर भी एक बार कम आया है टर्म से। ये तुम्हारी थर्ड टर्म ए इंटू आर का स्क्वायर है ना, इसमें कितना था, अच्छा ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में क्या है, ए इंटू आर की पावर 2, यानी कि अब भी टर्म से एक पावर कम है, यानी कि इसी प्रकार हम देखें nth टर्म को, तो nth टर्म में भी क्या होगी, एक पावर कम होगी। nth टर्म की बात करें तो आर की पावर क्या होगी, n माइनस 1 होगी। ठीक है, तो इसलिए nth टर्म को हमने क्या लिखा, a इंटू आर की पावर n। ओके, तो बेटा ये जीपी की जनरल फॉर्म है, हर जगह कॉमन रेशियो सेम है, आर आर ओ आर। तो देखो हमने इधर लिखे कुछ की पॉइंट्स, फर्स्ट टर्म क्या आपकी ए, ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना है आर, लास्ट टर्म कितनी है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1। ओके, तो ये तो कुछ बात हुई इसके बारे में, जीपी के बारे में। अब देखेंगे कि सर अगर n टर्म्स का सम निकालना हो जीपी में तो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 2 फॉर्मूले लिखे हैं, लेकिन दोनों फॉर्मूले अलग अलग कंडीशन में काम करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है, एस एन किसके पर होगा, ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ये कब काम करेगा, इफ मोड ऑफ आर इज ग्रेटर देन 1, अगर आर का मैग्नीट्यूड 1 से बड़ा है। ठीक है, यानी कि जो कॉमन रेशियो है ये अगर 1 से बड़ा है तो उस टाइम पर ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन इक्वल टू में ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। लेकिन ये कब लगेगा, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन 1, यानी कि सर ये कॉमन डिफरेंस जब भी 1 से कम आए, जब भी कॉमन डिफरेंस 1 से कम आए तो उस टाइम पर ये फॉर्मूला लगेगा, और जब 1 से बड़ा है तो ये, छोटा है तो ये। फिर से ध्यान दो, जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, एक फॉर्मूला आएगा अभी वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इनको नोट करिए। ओके बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर इन जीपी। अगर जीपी में इनफाइनाइट नंबर सबको गिवन है और उनका सम निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसने कंडीशन लिखी है कि मोड ऑफ आर इज लेस देन 1, मोड ऑफ आर क्या होना चाहिए, 1 से कम। तो उस टाइम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू में ए अपॉन 1 माइनस आर। ये आया कैसे, हमने हमें भी निकाला था ना कि आर की वैल्यू अगर 1 से कम है तो उस टाइम फॉर्मूला क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू में ए इंटू 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। और आर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, 1 से छोटी यानी कि पॉइंट में, जैसे कि मान लो 0.2 आ गया बेटा, 1 से छोटी टर्म है, इसका अगर तुम स्क्वायर करते हो तो ये और हो जाएगा छोटा, 0.04 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर आप इसका क्यूब करते हो, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.008 हो जाएगी। ठीक है, कुल मिला के जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वैल्यू छोटी होती जा रही है। और हमने तो क्या कहा इधर, एन की वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी, आर की वैल्यू 1 से छोटी और पावर इन्फिनिटी, यानी कि ये जो वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 0 हो जाएगी। और 1 माइनस 0, 1 के शेप पे कुछ फर्क पड़ना नहीं, तो क्या बचेगा, a इंटू 1 यानी कि a, नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस आर। ठीक है, अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, सर अगर आर से बड़ा हो तो वो फर्क नहीं पड़ेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा जो हम पहले पढ़ के आए हैं,
क्योंकि आर की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो पावर बढ़ाने पर उसका रिजल्ट भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अगर वैल्यू छोटी है तो पावर बढ़ाने पर वैल्यू छोटी होगी। अगर वैल्यू, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो अगर उसकी पावर बढ़ाते हैं तो वैल्यू और छोटी होती चली जाएगी। और अगर इसे उल्टा हो, आर की पावर 1 से बड़ी होती और फिर उसकी हम पावर बढ़ाते तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती, तो उस फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। जैसे हमने जीपी में, एपी में माने थे 3 नंबर कोई एबीसी, अगर एपी में हो तो क्या हो, तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी माना है इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी। अगर ए बी सी जीपी में होगी तो क्या होगा सर, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो इक्वल होगा, यानी कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। तो वही लिखा हमने बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी इंटू बी, बी स्क्वायर, ए इंटू सी, ए सी। ठीक है बेटा, अब दोनों साइड अंडरूट ले लेंगे, अंडरूट लेंगे तो ये स्क्वायर कट जाएगा। अगर इधर भी अंडरूट ले लो, इधर भी अंडरूट ले लो, तो स्क्वायर से रूट कट गया। लेफ्ट में क्या बच गया, बी। बी किसके इक्वल आ गया, अंडरूट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया बेटा, ज्योमेट्रिक मीन। किसकी वैल्यू आ गई है, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ गई। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में, खास करके मेडिकल लेवल पे अगर जाते हो तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको 3 फॉर्मूले दे जाएंगे कुछ इस तरह के, पूछ लेगा इनमें से बताओ अर्थमेटिक मीन कौन सा है, ज्योमेट्रिक मीन कौन सा है, हार्मोनिक मीन कौन सा है ना, ऐसा पूछा जा सकता है। तो तैयार नहीं। ओके, जैसे हमने एपी में कहा था अगर आपको 3 नंबर कंसीडर करने होंगे तो आप कैसे करेंगे वो हमने पीछे बता चुके। अगर इस तरह से हम लिख रहे हैं, अगर आपको 3 नंबर जीपी में कंसीडर करने हैं तो क्या करेंगे, ए बाई आर, ए और ए इंटू आर। ठीक है, करने को हम ए इंटू आर स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन उससे कैलकुलेशन लंबी होती है हमारी। सिंप्लिसिटी के लिए जब हम कॉमन रेशियो लेंगे तो सीधी सी बात है कि इधर क्या बचेगा, छोटा बचेगा। ठीक है, तो सेम सिंप्लिसिटी में क्या बचेंगे, ए बाई आर, ए और ए इंटू आर मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 4 नंबर आपको किसमें जीपी में कंसीडर करने होंगे तो क्या लेंगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए इंटू आर, ए इंटू आर क्यूब। ठीक है, इधर कॉमन रेशियो कितने का आ रहा है, आर का, क्योंकि जब ए को ए बाई आर से डिवाइड करोगे तो आर ऊपर चला जाएगा, कॉमन डिफरेंस आर का। इधर जब ए आर को तुम ऐसे करोगे तो भी कॉमन डिफरेंस आर का। इधर देखो, इधर कॉमन डिफरेंस आएगा आर स्क्वायर का, है ना। ए बाई आर को ए बाई आर क्यूब से करो तो आर ऊपर चला जाएगा बेटा, ऐसे कट गया, आर के से एक और कट जाएगी तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर। इस तरह से जब इसमें इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी कॉमन रेशियो आर स्क्वायर, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो भी क्या आएगा, कॉमन रेशियो आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा जीपी का था जो हमारे काम आने वाला है। जीपी में भी बेस्ट एक दो क्वेश्चंस करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 अप टू इनफिनिटी। ठीक है, यानी कि एक सीक्वेंस है अप टू इनफिनिटी, आपको उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि वो जीपी में है या नहीं। तो देखो 1/2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे, 1/2 को 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1/2। 1/4 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो भी कितना आएगा, 1/2। ठीक है, 1/8 को 1/4 से डिवाइड करोगे तो भी आंसर कितना आएगा, 1/2। यानी कि फर्स्ट टर्म यहाँ पर कितनी है सर, 1। कॉमन रेशियो कितना है, 1/2। 1/2 यानी कि 1 से छोटा है। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, और अप टू इनफिनिटी निकालना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता था, एस इनफिनिटी इज इक्वल टू में a/1 माइनस आर। ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्ट हो रहा है इससे। ए की वैल्यू पता है 1, पुट करो 1/1 माइनस आर की वैल्यू पता है कितनी है, 1/2, पुट कर दो। ठीक है, पुट कर दिया, सर क्या आ गया, नीचे एल्सियम लेना पड़ेगा, 1/, नीचे वाला एल्सियम लो, नीचे 2, तो 2 इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान ले। 1 से 2 को डिवाइड करो 2 को 1 से करो तो मल्टीप्लाई 2, तो 2 - 1 तो क्या बन गया बेटा, 1/1/2। इस 2 को ऊपर ले जाओ तो क्या आ गया, 2/1, यानी कि आंसर आया कितना, 2। ठीक है, बड़ा सिंपल सा था। ओके, फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + up to 256। ठीक है, किसके इक्वल होगा ये सब का सम। तो ये देखो, पहले इसको देखेंगे कि ये जीपी में है या नहीं। तो 2 को 1 से डिवाइड करो, 2 को 1 से डिवाइड करो तो आंसर 2। ओके, 4 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर 2, 8 को 4 से डिवाइड करो आंसर 2, 16 को 8 से करो आंसर 2। यानी कि कॉमन रेशियो हर जगह क्या है, सेम आ रहा है। तो कॉमन रेशियो क्या है, आर की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 1, और एक अपने को नंबर ऑफ टर्म्स गिवन नहीं है, हमें पता है। उधर तो पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, इन्फिनिटी, लेकिन इधर पता नहीं। लेकिन तो हम क्या लिख सकते हैं, TNF कितना बेटा,
256। nth टर्म की वैल्यू पता है तो nth टर्म निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? जीपी में nth टर्म निकालने का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? a इंटू आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, टी nth कितना है आपका? 256 इक्वल टू में a की वैल्यू कितनी है? 1 इंटू में r की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2 की पावर n माइनस 1। 2 इंटू 1 2 ही रहेगा। ओके, इधर देखो 256, 2 की कितनी पावर होती है? तो अगर हम देखें यहां से तो 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 अगर कर दे तो 8, 2 की पावर अगर 4 कर दे तो 16। करते करते जब इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 की पावर 8। 2 की पावर 8 किसके इक्वल होगा? 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो दोनों साइड बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर ले, क्या आ जाएगा? n माइनस 1 इक्वल टू 8। तो n की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 1 उधर ले जाओ, n की वैल्यू आ गई बेटा 9। ओके, r दिख रहा है तुम्हारे को 1 से बड़ा है यहाँ पे, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा सम निकालने का? वो होगा a इंटू में r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। पुट करो, a की वैल्यू कितनी है? 1, r की वैल्यू कितनी है? 2, और 2 की पावर n करना है और n की वैल्यू कितनी आई है? 9। 2 की पावर 9 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। सोल्व करो तो क्या आ जाएगा? ये 1 इंटू में ये आएगा बेटा 512, 2 की पावर में होगी 512 माइनस 1 अपॉन में 2, सॉरी 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1, तो कितना आ गया? 511 आंसर आ गया। ठीक है, 511 माइनस 512 माइनस 1 511, और ये तो 1 से कटो तो फर्क पड़ना नहीं, आंसर क्या आएगा? 511। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। 1-2 क्वेश्चन है वो आपको मैं फोटो क्लिक करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग खुद उसे ट्राई करें। इसके बाद देखते हैं एचपी। अब बात आती है कि बेटा एचपी की पहचान क्या होगी, तो इसलिए मैं सिर्फ इतना ही बताऊंगा आपको कि सर जो एचपी होगी ना वो एपी की रेसिप्रोकल या इनवर्स होती है। ठीक है, इसलिए मैंने लिखा है इफ ए बी सी आर इन एचपी, अगर कोई 3 टर्म है वो एचपी में है तो इनका इनवर्स किसमें होगा? एपी में, यानी कि 1/a 1/b और 1/c किसमें होंगे? एपी में। तो अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो बेसिक बात है इसका और इसका डिफरेंस, इसका और इसका डिफरेंस क्या होगा? इक्वल। इसलिए हमने क्या लिखा? 1/b माइनस 1/a इक्वल टू में 1/c माइनस 1/b। फिर इस 1/b को उठा के लेफ्ट में ले आओ, एक 1/b ऑलरेडी है, क्या बनेगा? 2/b इज इक्वल टू में 1/b प्लस 1/c। ठीक है, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? b इक्वल टू में 2ac अपॉन a प्लस c। इसको कहेंगे हम हार्मोनिक मीन। इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जाता है। ठीक है, हार्मोनिक मीन इतना ही काफी है हमारे लिए हार्मोनिक मीन के बारे में। एचपी के बारे में आपसे हार्मोनिक मीन ही पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा इसके बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।